A very special good evening to all of you. स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में फिजिक्स के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्क पावर एंड एनर्जी, इस चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जहां पे मैंने आपको इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट्स डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर के जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट्स बचे हुए हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा यहां पे सबसे पहला टॉपिक क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां पे लिखा हुआ है यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इसको बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यांत्रिक ऊर्जा होती क्या है। यह कल भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, आज मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। वह ऊर्जा जो किसी वस्तु द्वारा यांत्रिक कार्य करने में उपयोग की जाती है, यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। यह आपको ध्यान रखना है, एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता देता हूं। वह ऊर्जा जो किसी वस्तु द्वारा यांत्रिक कार्य करने में उपयोग की जाती है, यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद यहां पे लिखा हुआ है कि यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। तो फर्स्ट टाइप यहां पे क्या दिया है? फर्स्ट टाइप यहां पे दिया है गतिज ऊर्जा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए देखते हैं गतिज ऊर्जा ये क्या होती है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां पे लिखा है कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहां पे गतिज ऊर्जा की डेफिनेशन दी गई है, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन दी गई है। यहां पे लिखा हुआ है कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। फिर इसके बाद आगे यहां पे लिखा है, यदि m द्रव्यमान की वस्तु की गति v हो तो उसमें गतिज ऊर्जा के ई इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पे के ई लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी को ही यहां पे शॉर्ट में के ई लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। तो के ई यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इसका यूज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय, ठीक है। तो यहां पे गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर होता है। अब देखिए यहां पे m लिखा हुआ है, m यहां पे क्या होता है? मास होता है। और v यहां पे लिखा है, v क्या होता है? वेलोसिटी यानी वेग होता है। ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। तो k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, या इसी के हेल्प से हमें यहां पे एक इक्वेशन और मिलता है, k इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। ये इक्वेशन हमें यहां पे मिलता है, जहां पे p क्या है? P यहां पे आपका संवेग है, वस्तु का संवेग है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना बहुत ही जरूरी है। K इज इक्वल टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर, या फिर इसी के हेल्प से हमें यहां पे इक्वेशन और एक इक्वेशन यहां पे मिलता है, K इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m, जहां पे ये जो P आपका है ये क्या है? ये वस्तु का संवेग है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा यहां पे हो गया फर्स्ट टाइप गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आपको यहां पे ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं गतिज ऊर्जा से रिलेटेड, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले यहां पे क्या लिखा है? यहां पे लिखा हुआ है कि बहते पानी में गतिज ऊर्जा होती है। अब यहीं से आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएं, तो आपको पता होना जरूरी है कि बहते पानी में गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी होती है। इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद यहां पे लिखा है कि जिसका उपयोग
टरबाइन को घुमाने में, लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों को बहा कर ले जाने में किया जा सकता है। ये यहां पे लिखा हुआ है। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल से यहां से आपसे ये पूछा जा सकता है कि बहते पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो आपको ध्यान रखना है, बहते पानी में गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ऐसे ही आप लोगों से थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है पहला एग्जांपल यहां पे। फिर इसके बाद सेकंड क्या दिया है, सेकंड एग्जांपल यहां पे दिया है कि गतिशील हथौड़े में गतिज ऊर्जा होती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गतिशील हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है, तो आपको पता होना जरूरी है कि गतिज ऊर्जा होती है। इसको भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद यहां पे लिखा है कि जिसके कारण वह कील से टकरा कर उसे दीवार में गाड़ सकता है। वहां से मतलब जो हथौड़ा है ना, वो हथौड़ा कील से टकरा कर उसे दीवार में गाड़ सकता है, ये यहां पे लिखा हुआ है। तो गतिशील हथौड़े में गतिज ऊर्जा होती है, जिसके कारण वह कील से टकरा कर उसे दीवार में गाड़ सकता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स भी आपके इंपॉर्टेंट हैं, यहां से क्वेश्चन जो पूछे जा सकते थे वो मैंने आपको पहले ही यहां पे बता दिए हैं। तो एग्जांपल्स भी आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं सेकंड टाइप यहां पे क्या दिया है। तो सेकंड टाइप यहां पे दिया है स्थितिज ऊर्जा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट में इसको हम पीई बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आखिर स्थितिज ऊर्जा ये क्या होती है। तो यहां पे लिखा है कि वस्तु में उसकी स्थिति अथवा विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन दी गई है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। क्या यहां पे लिखा हुआ, यहां पे लिखा है कि वस्तु में उसकी स्थिति अथवा विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे वस्तु की स्थिति ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब इसके बाद आगे यहां पे लिखा हुआ है, यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा पीई से हमारा मतलब हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। P इज इक्वल टू क्या होता है, mgh होता है। अब यहां पे m क्या है, m यहां पे मास है यानी वस्तु का द्रव्यमान, ये आपको ध्यान रखना है। g यहां पे क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और h यहां पे क्या है, ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो P इज इक्वल टू यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh होता है। m यहां पे वस्तु का द्रव्यमान, g यहां पे गुरुत्वीय त्वरण, और यहां पे h क्या है, ऊंचाई है। तो ये भी आपको फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लेना है। P इज इक्वल टू क्या होता है, mgh होता है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। तो सबसे पहला यहां पे उदाहरण क्या दिया, सबसे पहला उदाहरण दिया है कि जब हथौड़े को ऊपर उठाया जाता है तो उसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा संरक्षित हो जाती है। यह आपको ध्यान रखना है कि जब हथौड़े को ऊपर उठाया जाता है तो उसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा संरक्षित हो जाती है, जिसके माध्यम से कील लकड़ी में गड़ जाती है। ये यहां पे फर्स्ट एग्जांपल दिया है। फिर उसके बाद सेकंड एग्जांपल यहां पे दिया है कि जब घड़ी में चाबी भरी जाती है तो घड़ी से संबंधित स्प्रिंग में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। क्या लिखा है कि जब घड़ी में चाबी भरी जाती है तो घड़ी से संबंधित स्प्रिंग में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है, जिसके माध्यम से घड़ी की सुइयां गति करती हैं। अब देखिए यहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको यहां पे बता दिया। तो यहां पे एग्जांपल्स आपके दिए थे पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, ये भी मैंने आपको यहां पे डिटेल में बता दिया। ठीक है, तो यहां पे सेकंड टाइप था, तो ये टॉपिक आपका यहां पे कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दिया है। नेक्स्ट टॉपिक यहां पे दिया है द्रव्यमान ऊर्जा, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास एनर्जी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं द्रव्यमान ऊर्जा यहां पे क्या लिखा हुआ है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पे लिखा है कि आइंस्टीन ने यह सिद्ध किया कि
द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित हैं तथा प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा होती है। यदि किसी पदार्थ में m द्रव्यमान की क्षति हो जाए तो इसमें उत्पन्न ऊर्जा इज इक्वल टू क्या होता है, mc स्क्वायर। ये तो मैंने आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ाया हुआ था, ठीक है, केमिस्ट्री में भी मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होता है, mc स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे E क्या है, E यहाँ पे एनर्जी है, ऊर्जा है, m यहाँ पे मास है और c यहाँ पे क्या है, प्रकाश का वेग, या फिर आप इसे प्रकाश की चाल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू mc स्क्वायर होता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद यहां पे लिखा है कि 1 ग्राम द्रव्यमान 9 × 10⁻13 जूल ऊर्जा के तुल्य होता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे ये लिखा हुआ रिलेशन, ये आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना है कि 1 ग्राम द्रव्यमान 9 × 10⁻13 जूल ऊर्जा के तुल्य है। आपसे पूछा जा सकता है कि 1 ग्राम द्रव्यमान तुल्य है, आपसे पूछा जा सकता है, ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 ग्राम द्रव्यमान 9 × 10⁻13 जूल ऊर्जा के तुल्य है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दिया है। नेक्स्ट टॉपिक यहां पे दिया है ऊर्जा का रूपांतरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ये यहां पे लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले यहां पे लिखा क्या है। यहां पे लिखा है कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होना ही ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है, ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आगे यहां पे लिखा है कि ऊर्जा रूपांतरण के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले यहां पे क्या दिया, सबसे पहले यहां पे दिया है, फर्स्ट यहां पे लिखा है कि डायनेमो से विद्युत उत्पन्न करना। क्या लिखा है, डायनेमो से विद्युत उत्पन्न करना। डायनेमो से हमारा मतलब जनित्र से यानी जनरेटर से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे लिखा है कि इस प्रक्रिया में गतिज ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए, क्या लिखा है कि इस प्रक्रिया में गतिज ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद सेकंड यहां पे दिया है लाउड स्पीकर से तेज ध्वनि उत्पन्न होना। तो यहां पे लिखा है कि इसमें विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ध्वनि ऊर्जा में होता है। क्या लिखा है, इसमें विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ध्वनि ऊर्जा में होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहां पे दिया है थर्ड, लालटेन का जलना, ठीक है। क्या लिखा है, लालटेन का जलना। तो यहां पे लिखा है कि इसमें रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा व प्रकाशीय ऊर्जा में हो जाता है, ठीक है, ये भी आपको यहां पे ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट यहां पे दिया है कि बिजली के बल्ब का जलना। क्या दिया है, बिजली के बल्ब का जलना। तो यहां पे लिखा है कि इस प्रक्रिया में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा व प्रकाश ऊर्जा में होता है, ठीक है, ये यहां पे लिखा हुआ है। अब चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा यहां पे क्या दिया है। तो नेक्स्ट यहां पे दिया, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे कि घरों में बिजली के उपकरणों के उपयोग में, ठीक है, क्या लिखा है यहां पे कि घरों में बिजली के उपकरणों के उपयोग में। तो यहां पे लिखा है कि घरों में लगे बिजली के पंखे, फ्रिज, कूलर, एसी इत्यादि में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण गतिज व ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में होता है। तो ये भी आपको यहां पे ध्यान रखना है। फिर लास्ट में यहां पे लिखा है ऊष्मा इंजन। तो यहां पे लिखा है कि इसमें ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा के रूप में होता है, ठीक है। ऊष्मा इंजन में इसमें ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा के रूप में होता है। तो ये टॉपिक आपका यहां पे हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पे दिया है, ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि लिखा है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहां पे लिखा है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती है, अतः ऊर्जा का परिमाण हमेशा स्थिर रहता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो आपको ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है ये याद होना जरूरी है। आपको ध्यान रखना है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती है, अतः ऊर्जा का परिमाण हमेशा स्थिर रहता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। फिर इसके बाद आगे यहां पे लिखा है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी गति
गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। यह आपको ध्यान रखना है, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ती जाती है, और स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो घटती जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। परंतु गतिज तथा स्थितिज ऊर्जाओं का योग आदि से अंत तक स्थिर रहता है। क्या लिखा, यानी स्टार्टिंग से एंड तक जो रहता है वो स्थिर रहता है, जबकि कोई घर्षण विद्यमान ना हो, यानी घर्षण फ्रिक्शन यहां पे ना हो। ये भी यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे लिखिए, आपको ध्यान रखना है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है और स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है, परंतु गतिज तथा स्थितिज ऊर्जाओं का योग, जो योग होता है वो आदि से अंत तक, यानी स्टार्टिंग से एंड तक स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा, जबकि कोई घर्षण विद्यमान ना हो, ये भी यहाँ पे कंडीशन दी हुई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहां से कई क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और कई बार पूछे भी जा चुके हैं। क्या दिया है, सामर्थ्य दिया है। सामर्थ्य को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं सामर्थ्य ये क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां पे लिखा है कि किसी कर्ता के कार्य करने की दर को सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा है किसी कर्ता के कार्य करने की दर को सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं, और सामर्थ्य को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि सामर्थ्य को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सामर्थ्य को हम इंग्लिश में पावर बोलते हैं ना, तो इसीलिए सामर्थ्य को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पे लिखा हुआ है यदि W कार्य करने में लगा समय T हो तो सामर्थ्य बराबर किया गया कार्य और अपॉन में समय आपका होता है। तो देखिए सामर्थ्य को हम P से रिप्रेजेंट करते, तो P इज इक्वल टू यहां पे किया गया कार्य, कार्य यानी वर्क आपका हो जाएगा W, और अपॉन में समय होता है तो समय को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, तो P इज इक्वल टू W अपॉन T होता है। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना है, लर्न कर लेना है। यानी सामर्थ्य बराबर किया गया कार्य और अपॉन में समय होता है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू W अपॉन T। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे यहां पे लिखा है कि यह एक अदिश राशि है, यानी जो सामर्थ्य है, जो पावर है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है कि सामर्थ्य किस प्रकार की राशि है, तो ये एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका मात्रक जूल पर सेकेंड होता है, जिसे वॉट भी कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक जूल पर सेकेंड होता है, जिसे वॉट भी कहते हैं। तो आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि शक्ति का यानी सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है। ठीक है, सामर्थ्य को हम शक्ति भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चाहे सामर्थ्य बोलिए चाहे शक्ति बोलिए, बात एक ही होगी। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि सामर्थ्य या फिर शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है जूल पर सेकेंड या फिर वॉट। ठीक है, जिसे हम वॉट भी कहते हैं, तो आपको वॉट वाला याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक रिलेशन दिया है कि 1 वॉट बराबर क्या होता है, 1 जूल पर सेकेंड होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 1 वॉट बराबर होता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिसमें यह भी आपका रहेगा 1 जूल पर सेकेंड। तो इसको लर्न कर लीजिएगा कि 1 वॉट बराबर 1 जूल पर सेकेंड होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया है सामर्थ्य के अन्य मात्रक, अदर यूनिट्स ऑफ पावर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि एक अश्वशक्ति बराबर क्या होता है, 746 वॉट होता है।
HP यहां पे लिखा है, तो HP से हमारा मतलब क्या हो जाएगा, HP से हमारा मतलब हो जाएगा हॉर्स पावर। क्या हो जाएगा, हॉर्स पावर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो अश्व शक्ति है ना, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में हॉर्स पावर बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वॉट। सीधे सीधे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके बाद यहां पे एक लिखा हुआ है कि 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट बराबर होता है 10 की घात 3, यानी 10 रेज़ टू द पावर 3 वॉट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। आप सबको पता है कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वॉट। क्या होता है, 1000 वॉट होता है ना, यही तो होता है। 1000 वॉट होता है, 1 किलोवाट बराबर 1000 वॉट होता है। और 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 3 ना, 10 रेज़ टू द पावर 3, यही तो लिख सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, 10 रेज़ टू द पावर 3 वॉट होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये इसका यूज होगा जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको 1 किलोवाट को वॉट में बदलना है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1000 वॉट होता है, जिसे हम 10 रेज़ टू द पावर 3 वॉट लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पे एक रिलेशन दिया है कि 1 मेगावाट बराबर, तो 1 मेगावाट बराबर क्या होता है, 10 रेज़ टू द पावर 6 वॉट होता है। यानी 1 मेगावाट बराबर किसके होगा, 10 लाख वॉट के होगा। किसके, 10 लाख वॉट के। ये आपको ध्यान रखना है। और 10 लाख को हम क्या लिख सकते हैं, 10 रेज़ टू द पावर 6 ना, 10 की घात 6 का मान क्या होता है, 10 की घात 6 का मान अगर निकालेंगे ना, तो आपको 10 लाख मिलेगा। यानी 1 मेगावाट बराबर क्या होता है, 10 लाख वॉट होता है, जिसे हम 10 रेज़ टू द पावर 6 वॉट लिख सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखते हैं, यहां पे दिया है किलोवाट घंटा, जिसको हम इंग्लिश में किलोवाट आवर बोलते हैं, जैसा कि आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे। तो यहां पे सबसे पहले क्या लिखा है, यहां पे लिखा है कि 1 किलो वॉट घंटा बराबर, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में पूछा गया था कि 1 किलोवाट घंटा का मान है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा डिटेल में। तो ये क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते। 1 किलोवाट घंटा बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग लिख लेंगे। क्या करेंगे, अलग अलग लिख लेंगे। तो देखिए 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा, ये हम लिख सकते हैं ना। 1 किलोवाट घंटा को हमने यहां पे अलग अलग कर लिया, 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहां पे 1 किलोवाट लिखा है, तो 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, तो 1 किलोवाट बराबर आपका होता है 1000 वॉट ना, ये होता है ना। तो 1 किलोवाट को, इसको हमने चेंज कर लिया वॉट में, तो 1000 वॉट आपका हो जाएगा। गुणे यहां पे 1 घंटा लिखा है, तो देखिए 1 घंटा, 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में 3600 सेकंड होते हैं। यानी 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं आपके, 3600 सेकंड होते हैं। तो यहां पे इसको सेकंड में हमने चेंज कर लिया, जो 1 आवर है, यहां पे 1 आवर आपका लिखा हुआ है, 1 घंटा लिखा है, इसको हमने सेकंड में चेंज कर लिया, तो 3600 सेकंड ये आपका हो जाएगा। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 किलोवाट, इसको हमने चेंज किया था, 1000 वॉट आया हुआ था ना। अब देखिए 1000 वॉट, इसको हम क्या करेंगे, जूल पर सेकंड में लिख लेंगे। देखिए अभी ऊपर मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, ये देखिए यहां पे लिखा है ना कि 1 वॉट बराबर 1 जूल पर सेकंड होता है। तो फिर यहां पे क्या लिखा है, 1000 वॉट लिखा हुआ है ना, 1000 वॉट लिखा हुआ है। जब 1 वॉट बराबर 1 जूल पर सेकंड होता है, तो 1000 वॉट बराबर क्या हो जाएगा, 1000 वॉट बराबर आपका हो जाएगा 1000 जूल पर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1000 जूल पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप इस रिलेशन को यहां पे समझ गए होंगे। तो देखिए 1000 वॉट को नीचे क्या लिख दिया गया,
1000 जूल पर सेकेंड लिख दिया गया। क्यों लिखा गया? क्योंकि 1 वॉट बराबर आपका 1 जूल पर सेकेंड होता है, तो 1000 वॉट बराबर क्या हो जाएगा? 1000 जूल पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये यहां पे मैंने लिख दिया। और इनटू में जो आपका 3600 सेकेंड था, ये तो ऐसे ही रहेगा, ध्यान रखिएगा, ये ऐसे ही रहेगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो देखिए यहां पे ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास? ये 1000 और गुणे 3600 बचा हुआ है। जब 1000 गुणे 3600 आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 36 लाख मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? यहां पे मिल जाएगा 36 फिर 0 0 0 0 0, यानी क्या मिल जाएगा? 36 लाख जूल मिलेगा। क्या मिलेगा? जूल मिलेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पे ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो चुका है, तो क्या मिलेगा? 36 लाख जूल मिलेगा। अब इसको क्या करेंगे? हम पावर्स में चेंज करेंगे। जब पावर्स में चेंज करेंगे तो मैं क्या करूंगा? मैं यहां पे लाके पॉइंट लगाऊंगा, ठीक है। 3 के बाद मैंने यहां पे पॉइंट लगाया 3.6, ये कर दिया ना। जब यहां पे मैं लाके पॉइंट यहां पे लाके लगा दूंगा तो कितने अंक के बाद लगाया? 1 2 3 4 5 6। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ये लिख सकता हूं, ठीक है। तो यही तो लिखा जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पे आपका आया भी हुआ है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो देखिए हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया ना। 1 किलोवाट घंटा सॉल्व करने पर हमें क्या मिला? 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। यह आपको ध्यान रखना है। यही आपसे पूछा गया था कि 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है, तो हमारा यहां पे निकल गया 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। आई होप आप इसको समझ गए होंगे और आप इसको निकाल भी लेंगे, ठीक है। देखिए आप, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप चाहे डिटेल में भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको ये डायरेक्ट याद हो जाता है तो आपको इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुरंत, जैसे मान लीजिए आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन दोबारा पूछा जाए कि 1 किलोवाट घंटा का मान है, अगर आपको याद है कि हाँ 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है, तो तुरंत आप टिक कर देंगे। अगर नहीं याद रहेगा तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा और आपको टाइम लगेगा। तो आप इसको याद कर लीजिए, ये आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर होगा। और सॉल्व भी करके मैंने आपको बता दिया, जो मेथड आपको पसंद आता है वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पे क्या लिखा है? यहां पे लिखा है कि 1 वॉट घंटा बराबर 3600 जूल। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1 वॉट घंटा बराबर 3600 जूल यानी 3600 जूल होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यह ऊर्जा का मात्रक है, ये यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी आपको यहां पे ध्यान रखना है। तो ये आपका यहां हो गया किलोवाट घंटा से रिलेटेड जो टॉपिक था, ये भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दिया है। नेक्स्ट टॉपिक यहां पे दिया है सामर्थ्य तथा वेग में संबंध। क्या दिया है? सामर्थ्य तथा वेग में संबंध, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी। तो चलिए देखते हैं यहां पे क्या लिखा है। तो यहां पे लिखा हुआ है, यदि किसी पिंड पर एक नियत बल F समय t के लिए लगाया जाता है, जिससे पिंड के बल की दिशा में विस्थापन s होता है, तो किया गया कार्य W इज इक्वल टू क्या होता है? F इंटू एस होता है। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है, W इज इक्वल टू F इंटू एस होता है। तो इसलिए यहां पे सामर्थ्य P इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए सामर्थ्य P इज इक्वल टू, अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया था, W अपॉन T होता है। क्या होता है? P इज इक्वल टू W अपॉन T होता है। और W इज इक्वल टू आपका क्या होता है? F इंटू एस होता है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए P इज इक्वल टू, यहां पे W दिया है ना, W की जगह हम क्या लिख सकते हैं? F इंटू एस लिख सकते हैं, क्योंकि W इज इक्वल टू F इंटू एस होता है। तो P इज इक्वल टू आपका F इंटू एस हो जाएगा। और अपॉन में ये जो T है, T तो आपका यहां पे रहेगा ही, ठीक है। T तो यहां पे रहेगा ही, क्योंकि P इज इक्वल टू W अपॉन T होता है। W की जगह हमने F इंटू एस लिख दिया, और ये तो T है, ये तो आपका रहेगा ही, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। तो P इज इक्वल टू F इंटू एस अपॉन में T आपका हो जाएगा, ठीक है। T यहां पे ऐसे ही रहेगा, ये आपका यहां पे हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए F जो है इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। F और यहां पे इंटू में है, डॉट आपका लगा है, इंटू है ना, और फिर इसके बाद S अपॉन T है, तो S अपॉन T को हम यहां पे ऐसे लिख देंगे। S अपॉन T को हम यहां पे अलग कर देंगे, और S अपॉन T
ये किसके बराबर होगा? तो मैं आपको बता दूं v इज इक्वल टू आपका एक फॉर्मूला होता है s अपॉन टी, यानी वेग बराबर आपका क्या होता है? विस्थापन और बटे में आपका समयांतराल होता है, जिसे आप टाइम बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, v इज इक्वल टू s अपॉन टी। v यहां पे क्या होता है? वेलोसिटी यानी वेग होता है, और s यहां पे विस्थापन और t यहां पे टाइम यानी समयांतराल आपका होता है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल होता है, यानी s अपॉन टी बराबर किसके है? v के है। यानी s अपॉन टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? v को लिख सकते हैं ना। तो आगे आपका p इज इक्वल टू f, तो आपका ऐसे ही रहेगा, और s अपॉन टी की जगह हम v को लिख सकते हैं, यानी p इज इक्वल टू एफ वी होगा। ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। तो यहां पे हमें ये मिला, p इज इक्वल टू एफ वी हमें यहां पे मिल चुका है। तो सामर्थ्य तथा वेग में संबंध आपका क्या होता है? p इज इक्वल टू एफ वी होता है। P यहां पे क्या है? सामर्थ्य है यानी पावर है, ये आपको ध्यान रखना है। F यहां पे फोर्स और V यहां पे क्या है? वेलोसिटी यानी वेग है। ठीक है, ये आपको यहां पे ध्यान रखना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये रिलेशन हो गया, और इसी के साथ यहाँ पे ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम यहाँ पे इस चैप्टर की समरी देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके दिए गए वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है अध्याय सार यानी चैप्टर समरी आपकी दी गई है। तो यहाँ पे लिखा है कि किसी वस्तु पर किए गए कार्य का मान बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ये कल ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, ये भी मैंने आपको कल बताया हुआ था। फिर इसके बाद यहां पे लिखा है किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है 2017 के एंट्रेंस एग्जाम में, कि कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद यहां पे लिखा है कि विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है। फिर लास्ट में ये जो पॉइंट लिखा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? यहां पे लिखा है कि औद्योगिक क्षेत्र में शक्ति का बड़ा मात्रक अश्व शक्ति है। क्या लिखा है? कि औद्योगिक क्षेत्र में शक्ति का बड़ा मात्रक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये यहां पे लिखा हुआ है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके इस चैप्टर से रिलेटेड दिए गए थे लास्ट में, ये भी मैंने आपको यहां पे बता दिया है। तो आई होप आपको यहां पे ये समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इस चैप्टर का जो थ्योरी पार्ट था यहां पे कंप्लीटली फिनिश हो जाता है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी पार्ट के बीच में से बन सकते थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर्मूले मैंने आपको जितने बताए हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे ना तो फॉर्मूले का यूज वहां पे होगा। ठीक है, तो अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी भी आपका चैप्टर कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है, अब मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा और न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूंगा, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।